अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना बैंक कंसिलिएशन का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं। मतलब हमारा सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी उसमें, एमसीक्यूज। अगर आप लोगों ने इसके पिछले थ्योरी वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी आपका एमसीक्यूज वाला लेक्चर देखने का। सही है, या तो फिर आप डायरेक्ट इसके आंसर्स ही देख लो। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज देखना है तो फिर आपको पिछले 2 लेक्चर्स जो मैंने थ्योरी के दिए हैं वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो काइंडली आप वो देख लीजिएगा। ओके, मैं नंबर 1 पे आता हूँ। द वर्ड बैंक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। भाई ये सीधा रट्टे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई बैंक कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? इटालियन से। सही है, ये इटालियन वर्ड है। ठीक है, एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल नेचर इज कॉल्ड। भाई एक इंस्टीट्यूशन जो जिसका बिजनेस क्या है? फाइनेंशियल नेचर, मतलब फाइनेंशियल नेचर के बिजनेस से वो डील करता है। भाई ऐसा कौन है? वो है बैंक। ठीक है, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सब बैंक डील करता है। अच्छा, उसके बाद है थर्ड, कस्टमर्स आर गिवन फ्रीडम रिगार्डिंग डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल ऑफ मनी इन केस ऑफ। नंबर 1 इज फिक्स्ड डिपॉजिट, सेकंड वन इज सेकंड सेविंग बैंक, टर्म डिपॉजिट, करंट अकाउंट। अब देखो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको एक एक पीरियड के लिए, यानी कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए अपनी मनी जो है वो डिपॉजिट करवानी पड़ती है, फिक्स करवानी पड़ती है, आप वो निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सेविंग बैंक में भी ऐसे ही होता है कि कुछ लिमिट होती है कि आप जो है 50,000 तक निकलवा सकते हो। ठीक है, टर्म डिपॉजिट में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है करंट अकाउंट। ठीक है, अच्छा, फोर्थ पे मैं आता हूँ। सॉरी, फोर्थ पे मैं आता हूँ। फॉर द सेफ्टी ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स बैंक प्रोवाइड टू कस्टमर। भाई वैल्यूएबल थिंग्स और डॉक्यूमेंट की सेफ्टी के लिए बैंक क्या हमें प्रोवाइड करता है? लॉकर। ठीक है, लॉकर फैसिलिटी होती है ना, जिसमें नॉर्मली गोल्ड वगैरह रखते हैं या घर के कागजात रखते हैं, तो वो बैंक के लॉकर में हम रखते हैं। ठीक है, तो 4 का आंसर है सी। नंबर 5, मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय इशूइंग इनवॉइस, चेक, पे इन स्लिप, डेबिट मेमो। भाई आप लोग जब बैंक जाते हो तो पैसे विड्रॉ कैसे करते हो? थ्रू चेक करते हो ना। आप उसको चेक बना कर देते हो, उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है? आपको पैसे देता है। ठीक है, 5 का आंसर है बी, चेक। 6, नो इंटरेस्ट इज गिवन बाय बैंक ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। भाई इनमें से किस में इंटरेस्ट नहीं मिलता? इंटरेस्ट का क्या मतलब है? जो सूद मिलता है ना, प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो फिक्स पे भी मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिलता है, करंट अकाउंट में नहीं मिलता। ठीक है, तो करंट अकाउंट क्या है आपका? राइट आंसर है। 7th, फॉर डिपॉजिटिंग मनी और चेक इनटू बैंक वी हैव टू यूज चेकबुक, कैश बुक, ड्राफ्ट, पे इन स्लिप। अच्छा देखो, आप जो है ना इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि पहले जो विड्रॉ वाली बात थी ना, जो ये 5th में थी, इसमें क्या है? विड्रॉ तो हम चेक से करते हैं बट डिपॉजिट चेक से नहीं करते। ठीक है, इतना तो आइडिया होगा आप लोगों को कि डिपॉजिट हम करते हैं पे इन स्लिप से। ठीक है, जब आप पैसे जमा करवाने जाते हो या कोई चेक जमा करवाने जाते हो तो पहले एक स्लिप भरते हो, स्लिप फिल करते हो, उस पर साइन करते हो, अकाउंट नंबर वगैरह, और फिर पैसे अपने जमा करवाते हो। उसको क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता ना प्लीज़। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू। आई एम सॉरी, कॉल आ गई थी मेरी एक। सो हम थे 7th पर। ठीक है, तो 7th आप लोगों को समझ आ गया कि पे इन स्लिप होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? इसको पे कर जो है हम पे इन स्लिप फिल करके उनको भेज देते हैं, तो ये लोग पैसे
हमारे जमा कर लेते हैं अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, नंबर 8 है नो चेक बुक इज गिवन बाय बैंक ऑन ओपनिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। भाई इनमें से कौन सा है कि अगर हम ये अकाउंट खुलवाएंगे तो बैंक वाले हमें चेक बुक ही नहीं देते। ठीक है। अच्छा देखो, करंट अकाउंट में तो देते हैं क्योंकि आपको डेली ट्रांजेक्शन्स करनी होती है। ठीक है। और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें भी आपको एक मिनिमम जो है मनी आप निकाल सकते हो। यानी कि कुछ शायद एक मंथ में आप कुछ 50,000 निकाल सकते हो या एक वीक में 50,000। बट ये तो फिक्स डिपॉजिट है ना, इसमें एक जो है ना फिक्स पीरियड है कि भाई 1 साल तक या 2 साल तक या 5 साल तक आप ये पैसे निकलवा ही नहीं सकते। ठीक है। तो इसका आंसर ए है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। इसमें हमें चेक बुक नहीं मिलती। ओके। नंबर 9, विच बैंक अकाउंट बेस्ट डिस्क्राइब डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। ठीक है। अच्छा, कौन सा बैंक अकाउंट है जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को डिस्क्राइब करता है? भाई सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट या पीएलएस। पीएलएस मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। यानी इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, इस तरह का कोई अकाउंट होता है। ठीक है। तो इसका आंसर है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। क्योंकि आप पैसा रखवा देते हो, उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल जाती है, एक सर्टिफिकेट टाइप मिल जाती है कि भाई 2 साल के लिए आपका पैसा हमारे पास है। ठीक है। अच्छा, 10th है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी विल बी entered बाय कंपनी इन। भाई डिविडेंड कलेक्ट हो गया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो कंपनी इसको कहाँ एडजस्ट करेगी? ठीक है। बैंक अपने पास कर चुका है, यानी कि अब जो हम, यानी कि जो हम कंपनी है, हमें अपने पास से इसको सही करना है। तो हमारे पास कौन सी बुक होती है? कैश बुक होती है। ठीक है। तो हम इसको अपने पास से सही करेंगे, यानी कैश बुक में से। अगर बैंक में से सही करना होता तो वो क्या होती? पासबुक होती। ठीक है। तो 10th का आंसर है आपके पास सी। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चेक्स आर यूज फॉर डिपॉजिटिंग मनी इनटू बैंक। सही है। सॉरी, रॉन्ग है। चेक्स जो है डिपॉजिट के लिए यूज नहीं होते। ठीक है। पे इन स्लिप्स इज यूज फॉर ड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक। ये भी गलत है। ठीक है। मैंने जो है ना दवाई हिला के नहीं पी है, इसलिए मुझे सब सही लग रहा है। ओके। बैंक स्टेटमेंट इज इशूड बाय कस्टमर टू बैंक। ये भी रॉन्ग है भाई। नो इंटरेस्ट इज रिसीव ऑन करंट अकाउंट, ये सही है। ठीक है। 11th का डी सही है। अच्छा, 12th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू कस्टमर ऑन ओपनिंग बैंक अकाउंट। भाई इनमें से कौन सी चीज़ है जो कस्टमर जब बैंक अकाउंट ओपन करता है तो बैंक वाले उसको देते हैं? मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है, चेक बुक। ठीक है। चेक बुक देते हैं और कुछ नहीं देते। ठीक है। विच स्टेटमेंट 13 है, विच स्टेटमेंट इज सेंड बाय बैंक टू इट्स कस्टमर टू वेरीफाई द बैंक बैलेंस? बैंक कंसिलिएशन, कैश स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट? भाई कौन सी स्टेटमेंट भेजते हैं बैंक वाले? बैंक स्टेटमेंट भेजते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई हम तो बैंक रिकन्सिलिएशन देख रहे हैं। भाई हमारे पास एक कैश बुक होती है और एक बैंक स्टेटमेंट जो बैंक भेजता है, फिर हम इन दोनों को बैठकर रिकनसाइल करते हैं। तो जो रिकनसाइल होता है ना, जो हम करते हैं, उसको हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। बैंक वाले हमें बैंक स्टेटमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। 14th, इन एडजस्टिंग बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर? वही जो बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टिंग बैलेंस डाल रहे होते हो ना, यानी कि ऊपर जो सबसे पहले बैलेंस आता है आपके क्वेश्चन में, उसमें बोल रहे हैं इनमें से कौन सी चीज़ है जो कंसिडर नहीं की जाती। ठीक है। तो इसका आंसर है आपके पास ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक। ठीक है। अच्छा, पहला है अनक्रेडिट चेक्स, फिर है आउटस्टैंडिंग चेक्स, लेट डिपॉजिट इनटू बैंक। पहले हम जो है ना इस क्वेश्चन को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ना, ताकि हमें आसानी हो देखने में। इन एडजस्टिंग बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर? जब हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है अपने पास यानी कि बैंक स्टेटमेंट में सही हुई है वो चीज़, हमारे पास नहीं हुई, उसमें क्या, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बैंक स्टेटमेंट में सही है और हमारे पास सही नहीं है? ठीक है।
अच्छा, अब जो अनक्रेडिट चेक्स होंगे वो बैंक बैंक में सही नहीं हुए हुए होंगे, ठीक है। यानी कि चेक्स अनक्रेडिट समझ लो अनप्रेजेंट जैसे, ठीक है। अच्छा, और आउटस्टैंडिंग चेक्स भी यही पेएबल वाला। लेट डिपॉजिट भी बैंक में अभी तक मतलब हुआ ही नहीं ना, एक चीज़ लेट है डिपॉजिट। तो हमें मतलब बैंक में देखना है कि कौन सी चीज़ है जो बैंक से कट हो चुकी है और हमारे पास जो है सही करनी बाकी है। वो क्या है हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि ज़कात। ज़कात बैंक काट चुका है बट ये हमारे पास से डिडक्ट नहीं हुआ हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको अपने पास डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो तीन ये ऑप्शन है ना, ये बैंक स्टेटमेंट में भी सही नहीं हुए हुए, इसलिए हम इसको अपने पास देख ही नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, 15th, फॉर क्रॉसिंग अ चेक। अच्छा, या आपने बैंकिंग में पढ़ा, क्रॉसिंग ऑफ चेक आप बैंकिंग में पढ़ोगे, ठीक है। कि अलग से एक चैप्टर है पूरा, जिसमें बताते हैं कि चेक को किस तरह क्रॉस किया जाता है, ठीक है। तो ये जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। वैसे अभी इसका आंसर है सी, टू पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन ऑन अ फेस ऑफ अ चेक, ठीक है। सिर्फ दो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं जिससे वो चेक क्या हो जाता है, क्रॉस चेक कहलाता है, ठीक है। अच्छा, 16th, मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर थ्रू। भाई एक जगह से दूसरी जगह कैसे आप जो है रेमिटेड यानी आगे भेज सकते हो अपनी मनी, ठीक है। तो इसका आंसर है बैंक ड्राफ्ट, यानी कि बी, ठीक है। पे ऑर्डर वगैरह होते हैं ना, इसी तरह बैंक ड्राफ्ट होता है, ठीक है। पे ऑर्डर को ही बोलते हैं शायद बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। तो 16 का आंसर है बी। आप फीसेस वगैरह भी जो अपने कॉलेज के पे करते हो वो पे ऑर्डर बना के करते हो, ठीक है। तो यही बैंक ड्राफ्ट को पे ऑर्डर बोलते हैं, पे ऑर्डर को ही बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, 17th, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज। भाई बैंक का जो कॉलम है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज बैंक बैलेंस, अंडरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, कैश बैलेंस। 17 का आंसर है सी, यानी कि अगर कैश बुक में क्रेडिट में आ रहा है ना बैलेंस, तो वो क्या है फिर, ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। आपने कैश बुक तो बनाई है, आपको आइडिया है कि जब हम स्टार्ट में बैलेंसेस लिखते हैं, ठीक है, तो अगर डेबिट बैलेंस होते हैं दोनों के, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो पेज होता है उसमें लिख देते हैं सिंपल बैलेंसेस। बट अगर बैंक का बैलेंस हमें माइनस में दिया हुआ हो या ओवरड्राफ्ट दिया हुआ हो तो फिर हम वो क्रेडिट में लिखते थे, ठीक है। तो इसको समझना मुश्किल है, ठीक है, ये समझने में ही मसला हो रहा है तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, ठीक है। इन एडजस्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि बैलेंस जब हम कैश बुक का कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय बैंक, आउटस्टैंडिंग चेक्स। अच्छा देखो, अब मैं पहले इसको समझ रहा था कि हम किसको कंसिडर करेंगे, बट देखो ये लिखा हुआ है किसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये यार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उस पर एग्ज़ाम का प्रेशर भी होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा कि यार ये नॉट वो है या नॉट नहीं लिखा हुआ, इसको सही ट्रांसलेट करके फिर ये आंसर करना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई कैश बुक का बैलेंस जब हम एडजस्ट कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट मिला है तो इसको भी कंसिडर करना है, डायरेक्ट डिपॉजिट है इसको भी करना है, अगर प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है इसको भी कंसिडर करना है, बट आउटस्टैंडिंग चेक्स को नहीं करना भाई। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी चेक्स हुए ही नहीं, अनप्रेजेंट चेक होता है ना, उसको उसको हम कैश बुक में डील ही नहीं करते, उसको हम बैंक बुक में डील यानी जो पासबुक है उसी में डील करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बैंक कंसिलिएशन इज अ जर्नल, बैंक कंसिलिएशन इज अ लेजर, बैंक कंसिलिएशन इज अ स्टेटमेंट, बैंक कंसिलिएशन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई सी है इसका आंसर, बैंक कंसिलिएशन इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, 20, which of the following is incorrect? Bank service charges are deducted from cash book. Late deposit is added in bank statement. Bank conciliation is a ledger. Bank conciliation is a statement. अच्छा देखो,
अब इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सही है, तो बैंक कंसिलिएशन इज अ लेजर, यही मुझे इनकरेक्ट लग रहा है, ठीक है। अच्छा 20 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नंबर वन, सॉरी, ए है इसका, बैंक स्टेटमेंट इज यूज बाय बैंक टू इट्स कस्टमर, पे इन स्लिप इज यूज फॉर डिपॉजिटिंग मनी इनटू बैंक, ठीक है। तो 21 के बाकी ऑप्शंस कहाँ है, ये सी है, बैंक सर्विस चार्जेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, और डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इज एडेड इन बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। अच्छा इसमें इसने क्या बोला था, इनकरेक्ट कौन सा है भाई, ये डी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट ऑलरेडी बैंक में आ चुका होता है, हम कैश बुक में करेक्ट करते हैं। अगर दोबारा ही जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हम बैंक स्टेटमेंट में ही कर लेंगे, तो ये तो डबल इफेक्ट आ जाएगा। अगर उसने आपके कस्टमर ने 5,000 जमा करवाए तो उसकी जगह 10,000 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद है, बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 80,000 विच मीन्स, भाई अगर बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस 80,000 का, तो इसका मतलब क्या है, वी आर लाइबल टू पे 80,000 टू बैंक, वी विड्रॉ कैश 80,000 फ्रॉम बैंक, वी हैव रुपीज 80,000 एट बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक सैंक्शनड एन ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 80,000। भाई इसमें से कौन सा सही है, वी हैव 80,000 एट बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अगर बैंक का क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाना, आप बैंक के नज़रिए से देखो, अपने नज़रिए से नहीं देखो। जब कैश बुक बना रहे हो तब अपने नज़रिए से देखना, ठीक है। अच्छा 23 है, अ चेक विच बेयर्स फ्यूचर डेट इज कॉल्ड, भाई ऐसा चेक जिसमें फ्यूचर डेट लिखी हुई हो, यानी कि चेक तो आज दे दिया लेकिन उस पर डेट एक हफ्ते बाद की लिखी हुई है, उसको बोला जाता है पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। Which of the following account is suitable for businessman? Saving account, term deposit, current account, या नन ऑफ द अबाव। बिजनेसमैन के लिए कौन सा अच्छा है भाई, करंट अकाउंट अच्छा है, क्योंकि उसको डेली ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं, लाखों की करोड़ों की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेक कैन बी इनकैश बाय एनी वन एट बैंक काउंटर, भाई ये कौन सा चेक है ऐसा जो हर कोई करवा सकता है, सोचो क्या क्या है इसमें, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, डिसऑनर चेक, या बेयरर चेक, बेयरर चेक, ठीक है। क्योंकि आप जैसे अगर बेयरर उसमें जो है ना, अगर आप कभी चेक देखो ना तो उसमें लिखा हुआ होता है बेयरर, यानी बेयरर का मतलब है जो इसको बेयर, जिसने इसको बेयर किया, यानी कि जो इस चेक को लेकर आया उसको कैश करके दे दो, सिंपल, ठीक है। बट आजकल ऐसा होता नहीं है, वो जो है ना एनआईसी की कॉपी वगैरह रखते हैं अपने पास एज अ प्रूफ, कि अगर कल को कोई क्लेम करे कि नहीं हमारा चेक चोरी हो गया था तो उसको पकड़ सके। हाई इंटरेस्ट रेट इज ऑफर्ड बाय बैंक ऑन करंट अकाउंट, फिक्स और टर्म डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, या ऑल ऑफ देखो, भाई करंट अकाउंट पे तो इंटरेस्ट रेट मिलता ही नहीं, सिंपल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट दिया जाता है ना वो फिक्स और टर्म डिपॉजिट में दिया जाता है, सही है। 26 का आंसर है बी। 27 है, द स्मॉल पोर्शन ऑफ पे इन स्लिप दैट इज रिटेन बाय द अकाउंट होल्डर इज कॉल्ड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, काउंटर फॉइल, या पे इन स्लिप। अब इसके लिए ना आपको पे इन स्लिप देखनी पड़ेगी, वो आप जो है ना गूगल कर लेना कि पे इन स्लिप किसी भी बैंक की निकाल लेना, उसमें लिखा हुआ है कि जो एक स्मॉल पोर्शन होता है पे इन स्लिप का जो अकाउंट होल्डर रिटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं काउंटर फॉइल्स, ठीक है। अच्छा इसमें यार रट्टे वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस चैप्टर में हमने थ्योरी पढ़ी है, बट फिर भी हमसे एमसीक्यूज थोड़ा बहुत नहीं हो रहा, तो फिर आप सिंपल ये करना है कि रट्टा मार लेना इसका भी, और जो आपके 5 ईयर में जितने भी एमसीक्यूज हैं ना सबका। 28 है, डिसऑनर चेक ऑफ कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक, सेल्स जर्नल, कैश बुक, या परचेज जर्नल। भाई डिसऑनर चेक कहाँ रिकॉर्ड करता है, कैश बुक, ठीक है। अच्छा 29 है, बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ जनरल लेजर, सेल्स लेजर, कैश बुक, या पेटी कैश बुक। तो ओके, सो हम थे 29 पे, ठीक है।
तो बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ जनरल लेजर, सेल्स जर्नल, कैश बुक या पेटी कैश बुक। भाई किसका पार्ट है ये? भाई सिंपल है, कैश बुक, क्योंकि हम जो है बैंक कंसिलिएशन बनाते हुए कैश बुक और पासबुक ही देख रहे होते हैं, इसके अलावा और कोई आता ही नहीं। ठीक है। व्हेन पेमेंट ऑफ चेक इज मेड बाय कस्टमर्स बैंक दिस देन इट इज कॉल्ड ऑर्डर चेक, ऑनर चेक, क्रॉस चेक या बेरर चेक। भाई जो पेमेंट है चेक की वो कस्टमर के बैंक ने की, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा हॉनर चेक। ठीक है। और जब यही नहीं होता, मतलब कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? डिसऑनर चेक। ठीक है, यानी कि वो चेक डिसऑनर हो गया, उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं थे, और जब अकाउंट में बैलेंस होता है तो वो हो जाता है ऑनर्ड चेक। 31 है, अ लिमिट ग्रांटेड बाय बैंक टू कस्टमर टू विड्रॉ मनी इन एक्सेस ऑफ हिज बैंक बैलेंस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट। ठीक है। अपने अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसा निकलवाने को क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा है 32, द स्मॉल पोर्शन ऑफ चेक दैट इज रिटेन बाय द अकाउंट होल्डर इज कॉल्ड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, काउंटर फॉइल या पेन स्लिप। भाई चेक आपने देखा होगा, जब चेक बनाते हैं ना तो चेक बुक में एक बराबर में एक छोटी सी टिकट टाइप होता है, सही है, जिसमें आपका चेक अटैच होता है, उससे आप फिर उसको निकालते हो थोड़ा। ठीक है। और वो आपकी चेक बुक में ही रहता है, उसको क्या बोलते हैं? काउंटर फॉइल ही बोलते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, द ट्रांसफर ऑफ चेक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड पोस्टिंग, इंडोर्समेंट, रिकॉर्डिंग, कैंसलिंग। भाई ये भी रट्टे वाले हैं। ठीक है। इसको इंडोर्समेंट बोलते हैं, सही है। ये आप डिटेल में कब पढ़ोगे? सेकेंड ईयर में बैंकिंग के सब्जेक्ट में। अ मंथली स्टेटमेंट इशूड बाय बैंक टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट। सिंपल। बैंक स्टेटमेंट इज मेंटेन्ड बाय बैंक्स। बहुत ज़्यादा ही सिंपल है ये तो। बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रीपेड बाय। भाई कौन प्रिपेयर करता है बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक्स करते हैं, कस्टमर करता है, ऑडिटर करता है, या नन ऑफ द अबव? भाई कोई तो करता होगा, नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो इसका आंसर है कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर यानी कि जो कंपनी होती है वो। ठीक है। अच्छा, बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रीपेड टू रिकनसाइल। भाई बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट हम किस को रिकनसाइल करने के लिए बनाते हैं? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट। सही है, सी है इसका आंसर। अच्छा, 38, इन प्रिपेयरिंग बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक। भाई बैंक कंसिलिएशन बनाते हुए इनमें से कौन सी चीज़ है जो डिडक्ट की जाती है बैलेंस एज पर कैश बुक में? प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, लेट डिपॉजिट या अनप्रेजेंट चेक या नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव। इसमें ऐसी कोई चीज़ अभी दी भी नहीं है। ठीक है। अगर दी भी हो तो देख लेना, जो मैंने अलग से आपको फॉर्मेट दिया है ना, पिक्चर्स जो आपको भेजी हैं, वो अच्छे से फॉर्मेट याद कर लो ताकि बैंक कंसिलिएशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है। और प्रैक्टिस भी कर लेना प्लीज़ यार। अगर ना कर सको प्रैक्टिस या समझ ना आ रहा हो तो मुझे बताना, फिर मैं एक क्वेश्चन कोई अच्छा सा देख के 5 ईयर का, और वो मैं सॉल्व करके बता दूंगा कि ये इस तरह सॉल्व होगा। तो फिर आप उस फॉर्मेट में देख देख के बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी टाइम है आप लोगों के पास बहुत। ओके। 39 है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स। भाई कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस का क्या मतलब है भाई? यानी कि पॉजिटिव में आ रहा होगा। ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, ए है इसका आंसर। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, सी। इन प्रिपेयरिंग बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक। भाई इसमें से क्या मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डिडक्ट होंगी बैलेंस एज पर कैश बुक में? भाई इंश्योरेंस पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। मुझे तो लग रहा है ये सारी चीज़ें होंगी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये बैंक अपने पास से एडजस्ट कर चुका है, बट कस्टमर को भी करना बाकी है।
अच्छा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। अच्छा देखो, अब बैंक स्टेटमेंट में उल्टा ही हिसाब है, ठीक है। अगर आपके पास डेबिट था फेवरेबल, तो वहाँ पे क्रेडिट होगा फेवरेबल, ठीक है। तो आपका जो 42 है उसका आंसर है डी, यानी कि फेवरेबल का मतलब है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। 43 पे आते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट मीन्स डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें उल्टा हिसाब है बिल्कुल। इन प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडेड इन बैलेंस एज पर कैश बुक। भाई इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कैश बुक वाले में ऐड होगी? सभी होंगी भाई, ठीक है। 44 का डी है आंसर। इन प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडेड इन बैलेंस एज पर कैश बुक? आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनक्लियर चेक्स, लेट डिपॉजिट या नन ऑफ द अबव। अब ये जब तक आपको वो सारी चीज़ें, वो पूरा फॉर्मेट याद नहीं होगा ना लाइन बाय लाइन, आप ये कभी भी नहीं एमसीक्यू सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ना भी अटेम्प्ट करना हो आपको, बाकी आपकी क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने की उससे आपको वो जो फॉर्मेट है ना वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो एमसीक्यूज इसी तरह के पूछ रहा है, देखो आप लोग के सामने है, ठीक है। तो 45 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस? भाई इनमें से कौन से ऐसे आइटम हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन दोनों का डिफरेंस आने में? इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, आउटस्टैंडिंग चेक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर या इक्विपमेंट परचेज ऑन कैश? भाई इक्विपमेंट परचेज ऑन कैश, ठीक है। अच्छा, इन प्रिपेयरिंग बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस एज पर बैंक? यार ये सारे वही दिए हुए हैं, ठीक है। सारे वही दिए हुए हैं कि भाई इसमें हम किसको ऐड करेंगे, किसको डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो 47 का बी है आंसर, अनपेड चेक्स, ठीक है। अनपेड चेक्स जो है हम डिडक्ट करते हैं बैंक स्टेटमेंट में से। इन प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट डिसऑनर्ड चेक आर। अब देखो इसने पूछ लिया डिसऑनर चेक का क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो आपको एंट्री तो पता है कि हम रिवर्स कर देते हैं, बट बैंक स्टेटमेंट, सॉरी बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट में इसका क्या होता है कि सी इसका डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। डिसऑनर चेक जो होता है ना वो हम कैश बुक में से डिडक्ट कर देते हैं। 49, इन प्रिपेयरिंग बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडजस्टेड, ठीक है। तो 49 का आंसर है डी, आउटस्टैंडिंग चेक, ठीक है। आउटस्टैंडिंग चेक हम कैश बुक में नहीं हम एडजस्ट कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो बैंक का है जो भी है, चेक वगैरह अनप्रेजेंट चेक है। अ चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक इज, ठीक है। अब चेक हमें रिसीव भी हो गया, हमने डिपॉजिट भी करवा लिया, बट बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या हो गया, अनक्रेडिटेड चेक, ठीक है। अच्छा, 51 है, चेक्स गिवन बाय कस्टमर बट नॉट ऑनर्ड बाय बैंक आर कॉल्ड डिसऑनर्ड चेक, सिंपल। जब ऑनर नहीं किया तो वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया ना। अच्छा, 52, अ चेक विच इज पेबल टू अ सर्टेन पर्सन इज। भाई किसी सर्टेन पर्सन को ही पेबल है, उसके अलावा कोई चेक जो है कैश नहीं करवा सकता, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर चेक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अ कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक लेजर इज पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? भाई कस्टमर का जो अकाउंट चल रहा है ना बैंक में, उसकी कॉपी तो होगी ना, उसको कैसे पता लगेगा कि यार मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इसके पास होगी? पासबुक होगी, ठीक है। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट एक ही बात है, दोनों अलग अलग नाम है इसके। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपेयर इन बैंक स्टेटमेंट? में से कौन सी चीज़ है जो बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, पेमेंट फॉर पेटी कैश, बैंक सर्विस चार्जेस। बताओ, ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। सिंपल है भाई, जो पेटी कैश से हो रहा है उसका बैंक स्टेटमेंट में क्या काम है? 54 का सी है आंसर, ठीक है। अच्छा, 55, अ चेक इशूड बाय यू, यानी कि हमसे, बट नॉट येट पेड बाय बैंक इज कॉल्ड। भाई हमने इशू कर दिया, बट अभी तक बैंक वाले ने पे नहीं किया, ठीक है।
तो हो सकता है इसको जमा ही ना करवाए हो, ठीक है, हो सकता है जमा करवा दी हो लेकिन कोई प्रॉब्लम हो, साइन नहीं मैच हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, ठीक है। तो इसका आंसर है आपके पास सी, यानी कि अनप्रेजेंट चेक, ठीक है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट इन द बैंक स्टेटमेंट इज शोन बाय, भाई बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट किस तरह शो होगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है। और पॉजिटिव किस तरह शो होगा, क्रेडिट बैलेंस में। बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा होता है। 57, बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट, रिकॉर्ड बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इक्वलाइज कैश बुक बैलेंस एंड बैंक, सी है इसका आंसर 57 का, ठीक है, पढ़ने से ही पता लग रहा है। 58, Taha company issues a check of rupees 10,000 to its supplier, but this was not shown on bank statement. How is the rupees 10,000 shown on the बैंक कंसिलेशन स्टेटमेंट? भाई इसने जो है ताहा कंपनी ने 10,000 का चेक इशू किया, ठीक है, बट वो बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा, तो ये बोल रहा है कि अब आप बताओ कि 10,000 किस तरह शो होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह शो होंगे कि डी है इसका आंसर, एज एन अनप्रेजेंटेड चेक डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ठीक है। क्योंकि भाई आपने तो इशू कर दिया ना सप्लायर को अपने, अब वो जब भी वो अपने बैंक मतलब वो चेक डिपॉजिट करेगा तो हमारे पास से उसके पास पैसा चला जाएगा ना, तो इस वजह से हमें बैलेंस करने के लिए, अब ये कैश बुक में तो हम जो है माइनस कर चुके हैं, इसको डिडक्ट कर चुके हैं, लेकिन बैंक वाले के पास जब तक चेक नहीं आएगा वो डिडक्ट नहीं करेगा ना, सही है। तो हमें इसको करेक्ट करने के लिए हमें खुद डिडक्ट करना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट में से जो हमारे पास है। अच्छा, 59 है, कैश बुक बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट वॉज 1,10,000 डेबिट। इन प्रिपेयरिंग बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट द फॉलोइंग आइटम्स वर फाउंड, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक 2,000, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 15,000 और बैंक सर्विस चार्जेस 500। अब इससे सिंपल क्या, जैसे क्वेश्चन होता है ना उसी तरह का एमसीक्यू दे दिया कि पहले हमें डेबिट बैलेंस दिया, ठीक है, 1,10,000, उसके नीचे ट्रांजेक्शन दे दिए, अब हमें इसको एड लेस करना है कैलकुलेटर में, ठीक है। तो पहला क्या है, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट है, इनकम है, तो हम 2,000 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1,12,000, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट डिपॉजिट भी बैंक में ऐड हो चुका है, हमें अपने पास ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,12,000 और 1,22,000, 1,27,000, ठीक है, 1,27,000 हो जाएगा। अच्छा, बैंक सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस क्या होता है, बैंक डिडक्ट करता है अपने पास से, ठीक है, तो हम भी अपने कैश बुक में डिडक्ट कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 126,500, यानी कि सी, ठीक है। अच्छा, 60, अब इसमें भी यही यार जो है ना सॉल्व करने के लिए दे दिया, अब ये सारे सॉल्व वाले दे दिए, ठीक है। तो मैं जो सॉल्व वाले ना उसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप वो फॉर्मेट याद कर लोगे ना तो ये खुद ब खुद ही आपसे सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट वाइज देखता हूँ अभी कौन से बच्चे हैं। हम्म, सारे देखो से ट्रांजेक्शन वाले दिए हुए हैं, सारे कैलकुलेशन वाले दिए हुए हैं, ठीक है। ये जब आप उस फॉर्मेट को याद करोगे, 5 ईयर के एक दो क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको किस तरह करना है, ठीक है। और 5 ईयर का वो क्वेश्चन करना जिसका सोल्यूशन आपके पास मौजूद हो, यानी कि सॉल्व 5 ईयर में, ठीक है। तो आपके पास अगर 5 ईयर्स वाली है तो आप 2019 का या 2018 के पेपर निकाल के उसका बैंक कंसिलिएशन सॉल्व करना, ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ आ रहे ना ये सॉल्व वाले तो मुझे बता देना, मैं ये भी आपको सॉल्व करके बता दूँगा, ठीक है। अच्छा, 66 तक ऐसे ही हैं सब, फिर 67 पे आया, द एक्ट ऑफ साइनिंग ऑन द बैक साइड ऑफ अ चेक इन ऑर्डर टू ट्रांसफर इट टू समवन एल्स इज कॉल्ड इंडोर्समेंट, क्रॉसिंग ऑफ चेक, ड्राफ्टिंग, नन ऑफ द अबव। अच्छा यार, जब देखो हम जैसे किसी और का चेक लेकर जाते हैं ना कैश करवाने के लिए, तो वो एक तो आपसे एनआईसी की कॉपी मांगता है और दूसरा बोलता है कि यार पीछे आप अपना साइन करो, ताकि अगर कोई फ्रॉड हो या कुछ हो तो पकड़ा जाए ना, इस वजह से। तो इसने ये पूछा है कि जो हम बैक पे चेक के जो पीछे हम साइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम सिंपल बोलते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है। अच्छा, 68 वही कैलकुलेशन वाला आ गया, ठीक है। 69 भी कैलकुलेशन है, 70 भी कैलकुलेशन है, ये जो है ना आगे 77 तक सारे कैलकुलेशन वाले दिए मैं, ठीक है। और ये जब तक नहीं होंगे जब तक आपको वो फॉर्मेट याद नहीं है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो यार आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स जो हैं उनको सुनो, ठीक है। अ, उसके ये जो दो हैं बैंक कैंसिलेशन के, उसके बाद वो जो आपको मैंने फॉर्मेट सेंड किया है, ठीक है, उसको आप अच्छी तरह रीड करो, उसको याद करो, क्योंकि वो जब याद हो गया ना कि भाई कैश बुक में ये चीज़ें ऐड करनी है, ये चीज़ें लेस करनी है, जब ये आपको पता लग गया, ये चीज़ याद हो गई, तो फिर बैंक कैंसिलेशन का क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। और ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ना, ये भी सारे आपके पास इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सारे सॉल्व वाले हैं, इसलिए मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। ये आप खुद सॉल्व करना, अगर कुछ ना समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो है अकाउंटिंग का पोर्शन ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं ना, उस पर मैं इंशाल्लाह आपको लेक्चर बना कर देता हूँ, बट रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार सुनो इनको, ठीक है। मैं यूट्यूब पे इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग जो है इसको स्पीड बढ़ा कर भी सुन लो यार, 1.25 पे सुन लो या 1.5 पे सुन लो, ठीक है, लेकिन सुनो ज़रूर, ठीक है। और प्रिपरेशन अपनी सही रखो, अभी है आप लोगों के पास टाइम, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल लूज़ पड़ जाओ, ठीक है, कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ये एक महीना, जो एक महीना 1.5 महीना है ना, ये ऐसे ही गुजर जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। और जो अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी ध्यान दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंटिंग का ही पेपर देना है, अकाउंटिंग है, मैथ्स है, मैथ्स की अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। उसके आप 5 ईयर सॉल्व करो मैथ्स के, मैथ्स का भी कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है ना, तो फिर उसके 5 ईयर कोई भी आप एक ईयर लेके बैठ जाओ, अपना टाइमर रखो 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटा नहीं बल्कि 1.5 घंटा रखो, क्योंकि आधा घंटा तो आपका एमसीक्यूज होगा, तो 1.5 घंटे का टाइम रखो और पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। और कोशिश करो कि 1.5 घंटे में ही सॉल्व हो जाए, मैथ्स का भी और अकाउंटिंग का भी, ठीक है। जो स्टार्ट के पेपर होंगे ना वो नहीं होंगे सॉल्व, लेकिन आप जो जिस जिस तरह आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, आपका जो है स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने हर चीज़ पढ़ ली है, बट आपको जो स्पीड है ना उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।